आज चूंकि हमारे पास जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है फीवर, वो है टेम्परेचर, बुखार कि बुखार कैसे उतारा जाए, कितनी किस्म के बुखार होते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ उसमें इस्तेमाल होती हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बुखार का मैकेनिज्म, पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ शॉर्टली कि बुखार होता क्या है, और उसके बाद फिर इसकी इटियोलॉजी, इसका तदारक कैसे किया जाएगा, तो वो हम साथ साथ फिर एक चलते जाएंगे। और मैं एक इसके अंदर एक मैकेनिज्म के बाद मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास कौन सी मेडिसिन का ग्रुप है जो हर तरह के बुखार को, अगर आपको कुछ भी एटियोलॉजी नहीं समझ लग रही, अगर आपको पास कॉजेटिव फैक्टर आ जाए, ये टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, अब सो व्हाट क्या है, तो फिर तो है। लेकिन आप किसी फौरी इमरजेंसी में आप क्या करेंगे, वो चूंकि टेस्ट रिक्वायर होंगे, कब आते हैं, किस वक्त आते हैं, टाइम लगता है, लेकिन आपने क्लिनिकली कैसे डायग्नोज करना है और कैसे चलना है। तो पहले आए समझते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर। फीवर, टेम्परेचर या बुखार होता क्या है? कहते हैं कि 100.4 हम ये कंसेप्ट जरा क्लियर कर लें कि अगर 100.4 होगा तो हम उसको बुखार कंसीडर करेंगे, और ये फॉरेन और सेंटीग्रेड में ये है 38 और ग्रेटर। अगर 38 से बढ़ जाए और 104 अगर टच करता है या इससे बढ़ जाता है तो हम बुखार कहेंगे। बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन बाय इंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूरॉन in a narrow range 96.8 to 99.9 Fahrenheit और 36 to 37.7 सेंटीग्रेड। ये इसके दौरान जो बुखार है वो नॉर्मल है, इसके दौरान बुखार नॉर्मल है। और हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, और जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ इससे पहले भी कि बहुत सारे लेक्चर में कि डीएनए और फिर हाइपोथैलेमस है और फिर पिट्यूटरी है और फिर थायराइड है, वो ये हमारा पूरा अक्सर चलता रहता है। तो हाइपोथैलेमस, इंटीरियर हाइपोथैलेमस का जो इंटीरियर हिस्सा है उसके अंदर न्यूरॉन होते हैं, और इन न्यूरॉन का काम क्या है कि ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। इसको जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बॉडी का थर्मोस्टेट है, और ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो यहां से ही थर्मोस्टेट जो है वो डिस्टर्ब होता है और बॉडी टेम्परेचर शो करती है। Fever is generated by number of endogenous क्या कहते हैं? जो इंटरनल बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको एंडोजेंस कहेंगे, और एक्सोजेंस उसको कहेंगे जो एक्सटर्नल कोई अवामल है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल अवामल जो है इसको एंडोजन, इंटरनल, एक्सोजन, जैसे इसके नाम से भी शो है कि जो फॉरेन से जो कोई चीजें आती हैं उसको एक्सोजन करते हैं। और ये दोनों जो मिल के जो लफ्ज बनता है उसको हम कहेंगे पायरोजन। उसको क्या कहेंगे? पायरोजन। पायरोजन वो चीजें हैं जो बुखार जनरेट करती हैं। फीवर इज जनरेटेड बाय नंबर ऑफ एंडोजेंस फ्रॉम विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर होते हैं, और एक्सोजेनस वो जो एक्सटर्नल, जो बॉडी से के बाहर से आते हैं। दिस सब्सटेंस कॉल, ये जो सब्सटेंस है, ये जो चीजें हैं, इसको हम कहेंगे पायरोजेंस। आपने मेडिसिन का भी नाम सुना होगा ना, पायरोजन, वो भी यहां से ही नाम रखा गया पायरोजन। पायरोजन क्या? बुखार पैदा करने वाले सब्सटेंस।
वो एक्सटर्नल है, वो इंटरनल है। इंटरनल पाथोजेंस आर साइटोकिनेस लाइक इंटरल्यूकिन्स, ये इनके नाम है। और एक जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरफेरोन है। अब ट्यूमर जो नेक्रोसिस फैक्टर है, ये वो है कि जो कैंसर के जरासीम को या कैंसर को मारने के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये पहले ज़माने में जिस बंदे को ट्यूमर होता था या कैंसर होता था, तो अगर उसको बुखार होता था तो वो पहले जो तबीब थे वो ये कहते थे कि अब बुखार हो गया, अब कैंसर कम होना शुरू हो गया। क्या करते हैं, ये कैंसर के सेल्स को मारते हैं किसी हद तक, जहां तक ये सक्सेस हो जाते हैं। तो बुखार होना किसी कैंसर के मरीज को उस वक्त ये समझा जाता था कि अब ये जो है ना बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया कि ट्यूमर को मारेगी। तो दूसरा जो इंटरफेरोन क्या है, ये इंटरफेरोन भी हमारी बॉडी बनाती है। ये वायरस और बैक्टीरिया के अंदर फाइट करवाती है। जब कोई भी फॉरेन बॉडी आती है, वायरस आता है या बैक्टीरिया, तो ये उसके खिलाफ जंग करते हैं। आपने सुना होगा कि पहले हेपेटाइटिस सी के भी इंजेक्शन इंटरफेरोन हमारी बॉडी भी बनाती है, लेकिन बाहर से भी दिया जा सकता है। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ आ रहा है कि बॉडी एपिथैलेमस के अंदर एक सेंटर है, उस सेंटर के अंदर न्यूरॉन है जो थर्मोस्टेट का रोल प्ले करते हैं। और वो ट्रिगर कहां से होते हैं, वो ट्रिगर कहां से होते हैं, वो डिस्टर्ब कहां से होंगे, पायरोजन से। और पायरोजन के दो सब्सटेंस हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है जी, एंडोजेंस एंड एक्सोजेंस। इंटरनल पायरोजेंस आर, जो मैंने इसका से, अब एक्सोजेंस कौन से है पायरोजेंस, कैन बी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, पैरासाइट होता है, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि आपको ये पढ़ने हैं, वायरस पढ़ना है, फंगस पढ़ना है, बैक्टीरिया पढ़ना है। ये आपका एक देखें बुखार का एक बड़ा सोर्स है। और इंटरनल सोर्स के आपके बॉडी के अंदर के जो प्रोटीन्स हैं या केमिकल्स हैं, वो भी आपने जज करने हैं कि वो उनकी भी किसी खराबी की वजह से टेम्परेचर हो सकता है। आगे चलते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैथोजेंस हेल्प इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड्स। ये जो पीजी है, प्रोस्टाग्लैंड्स इन इंटीरियर एपिथैलेमस न्यूरॉन, ये जो पीजी है, रेज सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटिंग थर्मोस्टेट इन द इंटीरियर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं कि ये जो हमने पैरोजन थे, ये पैरोजन ने क्या करना है कि इस तरह के केमिकल पैदा करेगा जो जाके जो है एपिथैलेमस के नर्वस सिस्टम को जाके छेड़ देंगे। इसको हम कहते हैं प्रोस्टाजन। तो ये आपने जरा ध्यान में रखना है कि ये पूरा मैकेनिज्म है। शॉर्टकटली अगर आप ये समझते हैं कि हमारी हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेंटर है, उस सेंटर के अंदर न्यूरॉन का एक सिस्टम है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है। और वो जब किसी एक्सटर्नल और इंटरनल पैथोजन से डिस्टर्ब होगा और वो प्रोस्टाग्लैंड बनाएगा, तो वो बॉडी के टेम्परेचर को डीरेंज कर देते हैं, बढ़ा देंगे। समझ आ गई जी? फीवर इज मेंटेन एज लॉन्ग एज इंटरनल पैथोजन एंड पीजी और हाई। जब पीजी का लेवल हाई हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, अब हम आपको ये तो मैकेनिज्म बड़ा, अगर आसान और मैं आसान करूं कि आप कहेंगे एपिथैलेमस के अंदर एक इंटीरियर एपिथैलेमस के अंदर एक सेंटर है जहां न्यूरॉन होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और वो न्यूरॉन जो है एक्सटर्नल और इंटरनल पैथोजन जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब होके तो टेम्परेचर रेज करेंगे। जैसे किसी को देखें जी, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, कोई मलेरिया आ जाता है, कोई आप वो मीजल आ जाता है,
तो ये एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स हैं। और इंटरनल फैक्टर भी जो है वो रेज हो सकते हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस है या इस तरह के जो फैक्टर इंटरनल जो है, इंट्राफ्रोन है। इंट्राफ्रोन भी उस वक्त रेज करेगा जब आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस अटैक करेगा, तो इंट्राफ्रोन। तो ये इंटरनल फैक्टर है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर और भी हो सकते हैं, मतलब किसी को चोट लग जाती है, किसी को सदमा पहुंच जाता है, कोई खौफ का मुब्तला हो सकता है, तो वो भी जो है ना पैथोजन को एक्साइट कर सकता है। तो एक तो इलाज करने से पहले आपके जहन में कुछ बेसिस मैं देना चाहता हूं आपके, ये बुखार के अंदर ये बेसिस आपके अंदर बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल भी बुखार आपके ये उतार देंगे अगर आपके पास बेसिस। मतलब आपको एकोनाइट का पता है, आपको बेलाडोना का पता है, हो सकता है एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रायोनिया आपको इतना अच्छा रिजल्ट ना दे जितना अगर आप उसके पहले ये अप्लाई कर दे, तो स्पीड अप हो जाएगा, आपकी रिकवरी बड़ी स्पीड हो जाएगी। और इसमें हमें देर नहीं करनी होती। अब अगर टेम्परेचर आप किसी बंदे का नहीं उतारते ना, उसने घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा शाम तक इंतजार करना वगैरह, वो आपसे भाग जाएगा। तो बुखार के लिए लंबा टाइम आपको नहीं देना है और बुखार को बड़ा क्विकली आपने डायग्नोज करना है। और उसके लिए मैंने इतनी लंबी मेडिसिन की रेंज नहीं रखी। एक तो हमने इंटरकरेंट रेमेडीज रखी हैं जो बुखार तोड़ने में आपकी मदद करेंगी। कोई चीज़ नहीं मानता ना, तो ज़ाहिर बंदा सीधे हाथ से नहीं मारता, उसमें डंडा मारना पड़ता है, फिर कुछ और करना पड़ता है। तो वो वेपन आपके पास होने चाहिए कि जो आपकी रूटीन की रेगुलर मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो काम नहीं करती, तो वो आपने कैसे इस्तेमाल करनी। और ये हिफ्ज़े मुतक़द्दम के तौर पे आप इसका इस्तेमाल पहले भी कर सकते हैं। तो वो दवाइयाँ कौन सी हैं? जैसे ट्यूबरक्लोनियम है। अच्छा, ट्यूबरक्लोनियम मैंने सबसे पहले क्यों डाला और बेसिलिनियम मैंने सबसे पहले क्यों डाली? इसकी वजह यह है कि ये बड़ा बैक्टीरिया है। टीबी बड़ा बैक्टीरिया है और बड़ा बैक्टीरिया जो है, छोटे मोटे जो वायरस और बैक्टीरिया आते हैं इन पे इसकी दस्तरस ज्यादा है। लॉ ऑफ सिमिलर क्या कहता है? बॉडी के अंदर मौजूद से ज्यादा ताकतवर चीज का इस्तेमाल किया जाए। तो ट्यूबरक्लोनियम बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे वायरस हैं, ये उससे ऊपर है। जैसे किसी को बिड़ काट जाती है, तो बिड़ काटने की दवाई अगर आप किसी स्नेक पॉइजन से देंगे तो वो एकदम ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह ट्यूबरक्लोनियम आपके पास कोई और निचोड़ नहीं है। फर्स्ट मैं क्लैमिडिया का जिक्र करूंगा, मैं इकोलाई का जिक्र करूंगा, मैं टाइफाइडिनम का जिक्र करूंगा, मलेरिया का जिक्र। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास अगर ट्यूबरक्लोनियम भी है और बेसिलिनियम भी है, तो बहुत हद तक आप कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा जितनी इन्फेक्शियस डिजीजेज आती हैं उनको आपने बेलाडोना दी, क्या पाँव ठंडे सर गर्म बेलाडोना का मरीज है, तो आपने अगर इसको ट्यूबर या बेसिलिनियम लगा के दी तो कभी बेलाडोना फेल नहीं होगी, कभी फेल नहीं होगी। ये मेरी बात याद रखें। बेसिलिनियम का भी रोल इसी तरह का ही है। ट्यूबरक्लोनियम थोड़ी सी एग्रेसिव है, बेसिलिनियम थोड़ी सी जो है वो हम्बल है, थोड़ा सा आपको इतना लेकिन हमने देखा कि टॉन्सिलाइटिस में बेसिलिनियम बहुत अच्छा काम और ट्यूबरक्लोनियम ज़्यादा अच्छा काम करती है। जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के इन्फेक्शन में उसमें बेसिलिनियम ज़्यादा अच्छा काम करती है। लेकिन बहरहाल ये दोनों दी जा सकती हैं। बच्चों में भी ट्यूबरक्लोनियम, जैसे टॉन्सिलाइटिस आते हैं, साइनसाइटिस आते हैं, तो ट्यूबर का इस्तेमाल जो है हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ में ज़रूरी करना, सिंगल डोज का इस्तेमाल। और उसके बाद जो दवाई आपकी आती है, ये 2 दवाइयां हमने। अच्छा, एक दवाई है रेडियम ब्रोमाइड हमने यहाँ इसलिए डाली है। रेडियम ब्रोमाइड मैंने यहाँ इसलिए डाली है कि ये बैक्टीरिया वायरस को मारने की सलाहियत जिस्म में पैदा कर देती है। आप बीच में अगर बुखार नहीं होता एक आध डोज रेडियम की भी देंगे, पहले तो ट्यूबर है, अगर फिर भी काम नहीं चलता तो ये भी जरासीम को मारने की सलाहियत पैदा करती है। आप रेडियम को जब पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन लिखी होती है कि रेडियम जो है जरासीम को मारने की सलाहियत रखती है, बॉडी के अंदर सलाहियत पैदा कर देती है। इसके बाद हमने एक दवाई डाली है फार्मालिनियम।
अच्छा, फॉर्मालिनम का भी काम यही है कि ये भी जो बैक्टीरियाज हैं, इन्फेक्शन पैदा करने वाले जरासीम हैं, इनको किल कराती है, इनको मारती है। और एक दवाई है मार्बोलिनम। मार्बोलिनम इसलिए हमने डाली कि जब मीजल आएगा, खसरा आएगा, तो मार्बोलिनम आपको वहां सपोर्ट करेगी। आप ब्रायोनिया देते हैं, आप सटीला देते हैं, आप कोई भी दवाई देते हैं, तो मार्बोलिनम अगर बाद, मैंने तो बड़े अरसा हो गया कि मैं मार्बोलिनम पे चलता हूँ। मार्बोलिनम की एक डोज लो, खसरे का रैश भी कम कर देगा, बुखार भी उतार देगा, और ये उतार देता है घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को सेट कर देता है। तो हमने बेसिक इसलिए मैं सेट कर रहा हूँ कि आपके अंदर ऐसे टूल्स हो कि आपसे कोई बुखार बच के ना निकले, आपसे कोई बुखार बच के ना निकले। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अंदर का आपने सिस्टम देखा ना कि जो मैकेनिज्म है, इतनी जल्दी ये दवाइयां काम करती हैं, और ये यूं बंदा खाता ही जाता है ना तो साथ ही सेटल होना शुरू हो जाता है। इसके साथ पैराटाइडिनम है। पैराटाइडिनम हमने इसलिए लगाई कि मम्स जब आते हैं तो अगर आप पैराटाइडिनम का इस्तेमाल करते हैं तो वो फंक्शन स्लो जल्दी कर देगा। और उसको, इसके बाद हमने वायरलिनम लगाई है और मेलेंड्रिनम लगाई है। ये जो है ना, चिकन पॉक्स जब आता है, चिकन पॉक्स, उसके रैश भी आते हैं, उसमें दाने भी पड़ते हैं, उसमें बुखार, तो ये वायरलिनम उसको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के मेलेंड्रिनम वहां आपको काम करेगी। अच्छा, टाइफाइडिनम टाइफाइड में काम करेगी। मलेरिया आप मलेरिया में काम करेगी। और स्ट्रेप्टोकोक्सिन, ये हमारा जो रूमेटिक फीवर होता है और रूमेटिक हार्ट डिजीजेज है, उसका बेसिक सोर्स स्ट्रेप्टोकोक्सिन है कि ये बुखार, ये गला खराब होगा, फिर जोड़ों में दर्द होगा, और फिर जाके दिल में ये जरासीम जो है जाके प्रॉब्लम पैदा करता है और वहां जाके बैठता है। इसका यही है कि थ्रोट से शुरू होगा, किस तो जॉइंट को टच करेगा और फिर हार्ट में जाके बैठ जाएगा। पायरोजिनम जो है, सॉरी मेडोरिनम आपको इन्फेंट बुखार में बहुत ज्यादा नजर आएगी। ये मैं आपको बताऊं कि जो अब हम बच्चों के बुखार में जाएंगे ना, तो ये मां से जेनेटल सिस्टम से बच्चा कैरी करता है और उसको जो गोनोरियल जो इन्फेक्शन हो गया बुखार हो जाता है, तो वहां मेडोरिनम आपको हेल्प करेगी। उसके साथ आपकी आगे पायरोजिनम। पायरोजिन तो आपको आज पता चल गया होगा कि व्हाट इज द पायरोजिन। पायरोजिन वो चीजें हैं जो बुखार पैदा करती हैं। तो ये बर्नर्ड और स्वान ने पैरोजीनियम उस वक्त स्वान ने पोटेंटाइज की और बर्नर्ड का भी आइडिया था। तो पायरोजिनम जो है वो उन्होंने गले सड़े हुए गोश्त से इसको बनाया और ये बुखार उतारने का, और ये बहुत सारे बुखार उतारती है, ये टाइफाइड भी उतारती है, ये मलेरिया। और जब पस लोकली इन्फेक्शन होगा और लोकली इन्फेक्शन जब बढ़ेगा तो ब्लड में जाएगा, तो फिर जो बुखार होता है तो उसको कौन रोकता है? पायरोजिनम रोकती है। तो पायरोजिनम जो है वो आपके बहुत कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवाई है और ये सेप्टिकसीमिया की बड़ी दवाई है और सेप्टिक जो फीवर होते हैं उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा, एंथ्रेक्सीनम जो है ये भी सेप्टिक के जो फीवर होते हैं, एंथ्रेक्सीनम भी उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। और सोराइनम जो है वो एंटीसोरक जब आप देंगे, जब सल्फर देंगे तो सल्फर 1 डोज 30 की दें, सल्फर एज इंटरकरेंट रेमेडी आपका केस क्लियर कर देगी और बाद दफा बुखार भी उतार देती है। जब आपने बहुत सारी दवाइयां दी, आपका काम नहीं चल रहा, और मेरी बात याद रखें कि ये जो बुखार के पेशेंट आपके पास आएगा, इसको 1 दिन से ज्यादा दवाई मत दें, 1 या 2 दिन से इसको अपने साथ अटैच रखें। ये जो है ये क्लिनिकली एक आपको मैं टिप्स दे रहा हूं, इसको मत दे 2 हफ्ते 10 दिन की दवाई पैसे के चक्करों में, इसको अटैच रखें। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आप जब इसको अटैच रखेंगे ना, ये जिस मोहल्ले से निकलता है, ये जिस गली से निकलता है, जिस घर से निकलता है, पूरा घर को पता होता है, पूरे गली को पता होता है, पूरे मोहल्ले को पता होता है कि बच्चे को बुखार है, बड़े को बुखार है। अब उठा के इसको डॉक्टर पे, वो अगले दिन क्या हुआ, बुखार ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ। अगर आपसे ना ठीक हुआ तो फिर क्या होगा जी, किस डॉक्टर को दिखाते रहें जी, फला, चलो जी आप वहां डॉक्टर के पास चले, वहां चले जाए, वहां अस्पताल में चले जाए। तो इसको आपने अटैच रखना है बुखार वाले, इसको स्पेस नहीं देनी,
उसकी वजह है कि अगर आपको कोई चीज सुबह नहीं समझ आई तो आपको शाम को समझ आ जाएगी, आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन इसको अटैच रखना है, इसको लंबी दवाई दे के नहीं भेजना, और इसकी लंबी केस टेकिंग भी नहीं करनी। अल्लाह के बंदे, वो जो लंबी केस टेकिंग जिसकी बात होती है, ये फोटो, ये स्नैपशॉट है, फटाफट डिसाइड करना है। लेकिन आपके पास ये जखीरा होना चाहिए, दवाइयां आपके क्लिनिक पे ये मेडिसिन होनी चाहिए, ताकि आपको किस वक्त कौन सी दवाई स्ट्राइक करनी है। मीजल आया तो क्या करना है, चिकन पॉक्स आया तो क्या करना है, टाइफाइड आया तो क्या करना है। मतलब आपके पास ये वेपन पहले से मौजूद होंगे तो तब हम स्ट्राइक करने के काबिल। अच्छा, बहुत कॉमन आ रहा है, ये बच्चों में भी आ रहा है, ये माँ से ये बच्चे ले लेते हैं, वैसे भी इकोलाई का इन्फेक्शन होगा, बुखार हो जाएगा, क्लैमिडिया बुखार करेगा, इंट्राकोकस बुखार करेगा। अच्छा, एक और दवाई है वैरो एक्टिव, ये मैंने अभी हमने इस दवाई को आजमाया है, कुछ थोड़े अर्सा पहले हुआ, कि ये बेसिकली हमारे यहाँ मायरन पी यूज होती है, हमारे यहाँ मायरन पी जो होती थी टीबी की दवाई, और इंग्लैंड में ये यूज होती है वैरो एक्टिव टीबी के लिए। तो मैंने एक केस पहले भी आपको बताया था कि ये टीबी की दवाइयों की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिवर फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, कुछ भी हो सकता है। और अगर टीबी की दवाइयों की वजह से कोई भी मसला पैदा होता है तो आप टीबी की दवाई ही उस पर इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास ये दवाई नहीं है, वैरो एक्टिव नहीं है या मायरन पी नहीं है पोटेंसी में, तो आप क्या कर सकते हैं, वही गोली लें, उसको 6-7 दफा डिल्यूट कर लें, मतलब बस 15-20 मिनट लगेंगे, तो वो 6-7 पोटेंसी में आप 2-4 डोजेस देंगे तो इसके साइड इफेक्ट सेटल कर देगा। नक्सवामिका दें और साथ इसको ये हमारी प्रूवे में एक नई मेडिसिन आई है, और मैं आपको एक केस भी यहाँ प्रेजेंट करना चाहता हूँ इसका, वैरो एक्टिव, कि मेरा अपना कजन, उसको ट्यूबरकुलोसिस वहां डायग्नोज हुआ इंग्लैंड में, और उन्होंने 4 दिन इसको वैरो एक्टिव दी, 4 दिन, 4 गोलियां सुबह नार्म, 4 दिन देने के बाद क्या हुआ कि उसका लिवर फेलियर की तरफ चला गया, उसका बिलीरुबिन 37 हो गया, जो एक नॉर्मल होता है 37। हमने फौरी क्या किया कि हमने वो गोली तो घर में पड़ी थी वहां पे, हमने कहा इसको डिल्यूट करो और 6 में दो। अच्छा, इतने में हमने ऑर्डर भी दे दिया इसको पोटेंसी का भी, कि वो भी आ जाएगी 1-2 दिनों में। तो 2 दिन हमने यही 6 में यूज की, 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो 2 दिन बाद जब हमने उसका बिलीरुबिन टेस्ट करवाया तो वो आ गया 34 पे, मतलब 3-4 दर्जे गिरा। इतने में ये पोटेंसी आ गई 1 में। हमने 1 पोटेंसी दी और 4 दिन बाद टेस्ट करा तो 7, फिर 1 डोज और दी, फिर 2 दिन बाद टेस्ट हो गया तो 2। तो अब आप ये समझें कि दुनिया की और कोई साइंस उसको वो जो बिलीरुबिन था ना, वो बड़ा मार देता, उसने मार देना था 37 ने। लेकिन होम्योपैथी की एक ये अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है, और मैं कहता हूँ इस पे ही चल पड़ो, लोगों के साइड इफेक्ट ही खत्म करने तो बहुत सारे मरीज आप संभाल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये दवाई जो है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप जो टीबी की दवाई है उसी को थोड़ा पोटेंटाइज कर लें। उसके बाद है न्यूमोकोक्सिन। न्यूमोकोक्सिन भी आपके पास होनी चाहिए, जो निमोनिया के बुखार है उसको ये बहुत अच्छा उतारती, बहुत अच्छा उतारती। लिहाजा ये जो दवाइयां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये आपको नामों से भी बड़ी आसानी है। टाइफाइड हो तो टाइफाइड, न्यूमिया तो न्यूमिया, मतलब ये नामों से भी बड़ी आसानी से पहचाननी चाहिए। स्वाय इसके कि फार्मालिन थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है, या वो रेक्टिव आ गया, वो तो मैंने आपको समझा दिया। आपको कुछ भी याद हो तो जो जिस मुल्क में जो टीबी की दवाई इस्तेमाल होती है उसके ऊपर पोटेंटाइज करके दे दें। ये 4 ही दवाइयाँ इसके अंदर होती हैं,
लेकिन नाम हर मुल्क में अपने अपने रखे हैं। हमारे यहाँ मायरन पी है, इंग्लैंड में ये है, शायद अमेरिका में किसी और नाम से होगी, इंडिया में किसी और नाम से होगी। लेकिन जो जो जहाँ सुन रहा है मेरी बात, वो वहाँ से ही गोली ले और उसको डिल्यूट कर ले, वगरना फार्मूला सारों का एक ही है। आप इसको भी मंगवा सकते हैं और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक को भी हम इसी तरह कर सकते हैं ना, फिर जितना आजकल बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज हो रही है। जी, वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक गुजारिश भी है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप क्वेश्चन सेशन बाद में ले लिया करें, बहुत सारे, क्योंकि लाइव जा रहा है अभी भी, और वैसे भी लोग रिकॉर्डेड जब होता है तो वो कहते हैं जी फिर आप वहाँ रुक जाते हैं, आप नवे किस्से में पड़ जाते हैं। तो ये मैं आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने जो भी क्वेश्चन करना होता है ना, आप लास्ट में रख लें। मैं 10-15 मिनट का क्वेश्चन आवर रख लेता हूँ, वो सवाल आप वहाँ करें। नेक्स्ट जी, अब हमारे पास एक मैं इतनी लंबी अगर आप रेपर्टरी में या आप थेराप्यूटिक्स में जाएंगे तो बड़ी लंबी रेंज है बुखारों की, लेकिन हमने इतनी लंबी रेंज यहाँ नहीं डाली, इतनी लंबी रेंज मैंने नहीं डाली। मैं हर दवाई की 1 या 2 अलामतों से ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा कि ताकि आपके दिमाग पे बोझ ना पड़े, क्योंकि हमने इमरजेंसी डील करनी है ना। हमने दवाई की अगर लंबी कहानी में आप पड़ गए तो फिर हम इमरजेंसी डील नहीं कर सकते। अब एकोनाइट है, पहली दवाई लिखी हुई है एकोनाइट। एकोनाइट क्या करती है? खौफ, फियर, तमाम बेचैनी, एंजाइटी इसके अंदर पाई जाती है, और पहली डोज अगर आप इसको देंगे तो बुखार सेटल कर देगी। और ये क्या कि बहुत सारी सर्द, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि लंबी डेफिनेशन हो जाएगी कि सर्द हवाओं में जब बंदा आता है तो उसको बुखार होता है, लेकिन आपने इसकी एंजाइटी, फियर सारी दवाइयों से ऊपर होगा। और ये रेस्क्यू रेमेडी है एकोनाइट, ये हम हार्ट में भी इस्तेमाल करेंगे बस। लेकिन यहां आपने ये देखना कि रेस्टलेस है, खौफ है, बेचैनी है, तो फिर एकोनाइट। बेल की आपने एक ही बात याद रखनी, पाँव ठंडे सर गर्म, पाँव ठंडे सर गर्म। आप यकीन माने बस यूं हाथ रखना है पाँव पे, बच्चे के पाँव ठंडे हैं, आपने बेलाडोन। बच्चा कहीं दूर से अगर आया है, फर्ज करो आपको शाम को नहीं काउंट कर सकता, तो इसके साथ आप कलकेरिया कार भी दे दें। एक बेलाडोना 1 mg की डोज दे दें, एक कलकेरिया कार 200 की दे दें या 1 mg की दे दें, 2 बाकी एसएल बना के दे दें, बुखार 15-20 मिनट में उतर जाएगा। ज्यादा बोझ जो नहीं है ना, बेल इतना याद रखना, पाँव ठंडे सर गर्म, इतना याद रखना। और पाँव गर्म अगर होंगे तो फिर सल्फर हो जाएगी, फिर सल्फर जेटी की एक डोज, फिर एकोनाइट में भी पाँव गर्म होंगे। लेकिन दोनों दवाइयां जो है पाँव ठंडे सर गर्म लगती हैं, कलकेरिया कार और बेलाडोना। ब्रायोनिया को क्या याद करना है कि ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये कहता मुझे नहीं छेड़ना, आपने चुप करके लेटा होगा। लेकिन ब्रायोनिया में चुप करके लेटा होगा, जलसीम वाला भी चुप करके लेटा होगा। एक में प्यास है, एक में प्यास नहीं है, एक में प्यास है, एक में प्यास नहीं है। तो ब्रायोनिया वाला चुप करके अगर पड़ा है मरीज और पानी ज्यादा पीता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मांगता है, तो ब्रायोनिया है। और ब्रायोनिया इतना ही आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ब्रायोनिया बड़े फंसे बुखार ठीक करती है, अगर आपको इतना याद है। और ये जो मतलब आपने क्विकली जाना है, आपने एक पे हाथ रखना है, पाँव ठंडे हैं, बच्चे के अक्सर पाँव ठंडे आएंगे, बच्चे के अक्सर पाँव। बच्चा जो है ना अगर बहुत ज्यादा इरिटेबल है और बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और बहुत ज्यादा, तो कैमोमेला पे चले जाएंगे, और कैमोमेला इरिटेबल होगा, उसका एक चिक जो है वो गर्म होगा, रेड होगा, और दूसरा पेल होगा तो ठंडा होगा। बिल्कुल बड़ी, मतलब इतनी सारी पहचान करनी है, इतनी सारी। और ये सारी कंप्लीमेंट्री है। आप कैमोमेला के बाद बेलाडोना दे सकते हैं, बेलाडोना के बाद कैमोमेला दे सकते हैं, आप बेल के बाद सीसी दे सकते हैं, कलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। मतलब ये जो कंप्लीमेंट्री है, जहां कंट्राडिक्शन होगी मैंने आपको कहना कि यहां नहीं करना। कलकेरिया के साथ ब्रायोनिया नहीं देंगे आप, कलकेरिया के साथ ब्रायोनिया नहीं देंगे। और बाद दफा ब्रायोनिया जो है ना वो सिंगल डो, मैं कहता हूँ बाद दफा ऐसा भी होता है कि आप वो जी सर नहीं हिलाया जाता, वो सर जी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ आप दवाई दें,
और 2 मिनट या 1 मिनट बाद मरीज को फोन करके पूछना, हाँ जी क्या हाल है, कहेगा जी मैं बेहतर हो गया। ज्यादा लंबा टाइम नहीं मांगती हैं ये दवाइयां। नेट्रोमेयर, अच्छा नेट्रोमेयर भी बड़ी दवाई है बुखारों की, और नेट्रोमेयर भी अपने अंदर प्यास रखती है। नेट्रोमेयर प्यास रखती है, इसका मरीज भी हीट फील करता है, और ये पेरियोडिकली मेडिसिन है, इंटरमीडिएट भी मेडिसिन है। इंटरमीडिएट बुखारों में भी, ये मलेरिया की भी बड़ी दवाई है, और बड़े दबे हुए बुखार को ये ठीक करती है। बड़े दबे हुए बुखारों को ये ठीक करती है, और ये ब्रायोनिया की कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ब्रायोनिया की क्रोनिक भी है। कहीं ब्रायोनिया रह जाती है तो नेट्रोमेयर भी दे सकते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक टिपिकल पहचान रखती है बुखार में, रेस्टलेस मेंटल एंड फिजिकली, एंड थर्स्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी, बच्चा बेचैन है, बड़ा और जी घूंट घूंट पानी पीता है, आप दें रस्टा आर्सेनिक दें आप, मैं कहता हूँ 5 मिनट बाद पेशेंट सेटल हो जाता है, 2 मिनट बाद पेशेंट सेटल हो जाता है, लंबा काम ही नहीं। और मोहल्ले वाले भी कहेंगे किस डॉक्टर से दवाई, अभी तो बुखार था, अभी खत्म हो गया। तो एक्यूट केसेस, इमरजेंसी केसेस आपका क्लिनिक चला देंगे, ये मेरी बात याद रखें। आपने इमरजेंसी डील करना जब सीख ली ना, तो फिर एकदम रश पड़ेगा। और ये इमरजेंसी बुखार की यार कोई इतनी, मैं क्या करूं, एक एक दवाई के एक एक चीज बता रहा हूं ना कि ये याद रखेंगे। अब बेलाडोना का पाउंड ठंडे याद रखें, सर गर्म याद रखें, ब्रायोनिया की प्यास और चुप करके लेटा हुआ यार, जलसी में भी चुप करके लेटा हुआ है, लेकिन प्यास कोई नहीं। अब आ गया ऑर्सेनिकॉइडाइड। ऑर्सेनिकॉइडाइड बहुत बड़ी दवाई है बुखारों की, लेकिन जहां ट्यूबरकुलोसिस के बुखार आते हैं, टीबी के बुखार, ये वहां उतारेगी। ये मैं अभी आपको सिर्फ दवाइयों के एक सिम्टम बता रहा हूँ, एक एक अलामत बता रहा हूँ, एक एक वजह बता रहा हूँ, लेकिन मैं आगे डिटेल में भी जाऊंगा कि निमोनिया होता है तो हमने क्या करना है, टाइफाइड होता है तो हमने क्या करना है। लेकिन ये दवाइयां आपके क्लिनिक में होनी चाहिए, आपके क्लिनिक में ये दवाइयां होनी चाहिए, पहले भी, और ये ग्रुप भी होना चाहिए। उसके बाद रोस्टॉक्स। अच्छा हमारे दुनिया जहान में पूरा साल आर्सेनिक और रोस्टॉक्स चलेगी, पूरा साल। उसकी वजह यह है कि ये बॉडी का टेम्परेचर, सडन चेंज ऑफ द टेम्परेचर, आप एसी से निकलें गरम से आए एसी में, तो ये 2 दवाइयां आपका साथ देंगी, रोस्टॉक्स और आर्सेनिक रोस्टॉक्स, आर्सेनिक रोस्टॉक्स। ये हर बंदा आजकल एक टेम्परेचर में नहीं रह रहा, हर बंदा एक टेम्परेचर में नहीं रहा। घर में हीटर लगा हुआ है, बाहर ठंड है, बाहर गर्मी है, अंदर एसी लगा हुआ है। तो ये तो आर्सेनिक रोस्टॉक्स दौरे हाजिर की सबसे बड़ी दवाई है। और याद क्या करना है, दर्दें हैं रेस्टलेस, दर्दें हैं रेस्टलेस, और जी बॉडी पेन्स आ रहे हैं, जिस्म में दर्द है, पूछेंगे ना जिस्म में दर्द है, हाँ जी दर्द है। अब जिस्म में दर्द है, मैं आपको एक और भी अगर जिस्म में पहले दर्द, मरीज आके कहता है जी बॉडी पेन शुरू हो गया, उसके बाद गला पकड़ा गया, फिर बाद मरीज आपको कहेंगे जी गला पकड़ा गया साथ ही जिस्म में दर्द शुरू हो गया, तो दवाइयां थोड़ी सी इनकी कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाएंगी। अगर पहले जिस्म दर्द पकड़ा गया तो आर्सेनिक आ जाएगी, पहले गला पकड़ा गया तो बेलाडोना आ जाएगी, और दोनों आपकी कॉम्प्लीमेंट्री है। गला पहले पकड़ा गया जिस्म में दर्द, आप बेलाडोना आर्सेनिक दे दें, और अगर जिस्म पहले पकड़ा गया और गला बाद में पकड़ा गया, आप आर्सेनिक बेलाडोना दे दें, और फिर गला ही परसिस्ट करता है तो बेलाडोना ब्रेटाकार्प दे दें। मतलब थोड़ा थोड़ा ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपकी यूनिट टेस्ट पे आ जाएंगे चीजें। प्यास है तो क्या करना है, रेस्ट में है तो क्या करना है, और कॉमन पूरा साल चलने वाली ये 2 दवाइयां तो यार आप ना भूलें, पूरा साल चलने वाली आर्सेनिक रोस्टॉक्स को ना भूलें आप। डलका मारा। अब ये जो हम जिस सीजन से गुजरे ना, दिन गर्म और रात ठंडी, ये अक्टूबर और नवंबर का जो मेन होता है, अक्टूबर स्पेशली ये डलका मारा का सीजन है, दिन गर्म रातें ठंडी। आपने दिन में कपड़े पहने होते हैं, वो गर्मी के हिसाब से रात ठंड हो जाती है,
तो ये जो गर्मी से ठंड का चेंज हो जाना एकदम होता है, ये भी डलका मारा में आता है। और ये आपका वो भी वहां भी ये काम कर सकती है और करती है, जहां मैंने कहा कि एसी गर्मी से आके एसी में घुस जाना, तो फिर भी डलका मारा करती है। अगर फर्ज करें रोस्टॉक्स या आर्सेनिक फिर, अच्छा ये रोस्टॉक्स की कॉम्प्लीमेंट्री भी है, मजे की बात है, आप रोस्टॉक्स और डलका मारा भी दे सकते हैं। और इमरजेंसी में ये मत सोचे जो आपको ना वो फिलोसफर जो आएंगे, फिलोसफर भी होते हैं ना फिलोसफर, ये ब्राउनिया रोस्टॉक्स जो है ना हनीमन भी इस तरह इस्तेमाल करता था। अल्लाह के बंदे उसकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें। और ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का ऑर्गेनल के अंदर तस्वर मौजूद है कि आप एक दवाई के बाद दूसरी दे सकते हैं एक्यूट में, और उससे बदलते जाएं। एक्यूट में तो वो कहता है जब तक आपका मरीज नहीं ठीक होता बदलते जाएं दवाइयां, बदलते जाएं, कि आपका बुनियादी मकसद है मरीज को शफा देना। लेकिन एक ख्याल करना कि कंप्लीमेंट्री का ख्याल करना, एनीमिकल नहीं देनी, मतलब रस्टॉक्स और एपस नहीं थमा देनी, फास्फोरस और कास्टिकम नहीं थमा देनी, ये ख्याल करना है। और ये मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं कि आप अपने टेबल पे एक जो है ना वो रिलेशनशिप वाली छोटी सी किताब वो रखें, और वो आपको बड़ी मदद करेगी। वो आपको एक तो ये बताएगी कि अब तुमने क्या करना है। जो दवाई दी फर्ज करे काम नहीं करती ना, अगली दवाई उसके आगे ही लिखी होगी, कप्लीमेंट्री, फॉलो वेल बाई, और एनीमिकल ये नहीं देनी, इधर से बचना। ठीक हो गया ना। डलका। अब जलसीमियम, अब जलसीम एक तो उसकी अपनी टिपिकल कि वो चुप करके आंखें बंद बुनूदगी में होता है, और बीपी भी लो हो सकता है इसका। लेकिन आपने क्या याद रखना है कि बुनूदगी है, चुप करके लेटा है, मूवमेंट नहीं करना चाह रहा। ब्रायोनिया वाला नहीं कर रहा लेकिन उसके साथ प्यास है, ये नहीं कर रहा, इसके प्यास नहीं है। और ये एक और बुखार में बड़ा आपको काम करेगी, जो डर और खौफ से बुखार आते हैं। डर और खौफ के जो बुखार है वो एकोनाइट उतारेगी, और डर और खौफ के बुखार जो है ना वो जलसी में भी उतारेगी। तो दो चीजें आपने याद, एक तो डर खौफ भी याद रखना है इसके साथ, और एक प्यास का ना होना और चुप करके पड़ा होना। दिस इज द जलसी। मतलब मैं आपको आगे हम खुलेंगे बुखारों में, हम जाएंगे, उसकी टियोलॉजी बढ़ेगी, कॉजेज बढ़ेंगे। लेकिन आपके पास अगर ये ग्रुप मौजूद है और आप उस बुखार की पिक्चर को समझ रहे हैं, तो आप हर किस्म का बुखार उतार लेंगे। और यार मैं कहता हूं कि 90% से ज्यादा आप उतार लेंगे। और मैं आपको यह भी मशवरा दूंगा कि आप अगर और कोई होम्योपैथी ज्यादा बोझ नहीं लेना चाहते दिमाग पे, यार मैं गुर्दे का इलाज करूं, मैं कैंसर का इलाज करूं, मैं रोमेटोलॉजी को डील करूं, मैं साइकोलॉजी की, आप यार बुखार का ही बोर्ड लगा के बैठ जाएं, रश पड़ेगा। और जितने एलोपैथिक क्लिनिक चलते हैं, मैं आपको सच्ची बात हूं, सारे बुखार पे ही चलते हैं। मैक्सिमम रश जो क्लिनिक ले रहे हैं 2-2 दिन दवाइयां के, वो बुखार पे ही चलता है। तो बुखार क्या, ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसमें एक एक डिफर करना है, यूं डिफर करना है, यूं चले जाना, यूं डिफर करना है, इधर चले जाना। इसके आगे आ गई पल्स। अब थर्स्टलेस 2 ही दवाइयां मिलेंगी आपको जिनमें प्यास नहीं होती है, बुखार होता है। एक जलसी मिलेगी और एक पल्साटीला मिलेगी। प्यास का क्वेश्चन पूछ सकते ना, अच्छा इतना तो पूछ सकते हैं यार दिल करता चुप करके लेटा रहूं, तो कहेगा नहीं जी मैं तो हिलना भी नहीं चाहता, तो फिर उस ग्रुप में आप चले जाना। और साथ अगर वो कहता है प्यास है तो ब्रायोनिया पे चले जाए, नहीं है तो जर्सियम पे चलेंगे, नहीं है तो फिर पल्साटीला पे चले जाए। मुश्किल है। पल्स वाला सफोकेशन फील करता है, पल्स वाला गर्म होगा, जैसे वो ठंडा है ना, पाँव ठंडे हैं वो, तो ये थोड़ा गर्म मिजाज है। और ये नेट्रो इसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री नेट्रो में हो रहा है। उसके बाद बेप्टेशिया, बड़ी कमाल की दवाई है बेप्टेशिया। इसके अंदर भी गुलूदगी आती है, इसको भी सवाल करो तो सही जवाब नहीं देता, लेकिन इसमें प्यास नहीं उस तरह की होती।
लेकिन ये जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये जब वायरल इन्फेक्शन के बुखार हैं, ये बैक्टीरिया उतारती है। ये बैक्टीरिया भी एंटीसेप्टिक है और ये सलाहियत बढ़ा देती है बुखार की। मैं आपको एक केस बताता हूं। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आए, उसके नी रिप्लेसमेंट हुई, नी रिप्लेसमेंट हुई। और नी रिप्लेसमेंट होने से क्या हुआ कि बुखार ही ना जाए। 15 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद बुखार नहीं उतरा। और मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी बुखार नहीं उतरा, 102, 103, 104। हमने एक डोज दी पायरोजिनम की, पहले एक नक्स की दी, एक पायरोजिनम, एक बेसिलिनम दी, एक पायरोजिनम दी और एक बैक्टीरिया दी, बस। अगले दिन उन्होंने कहा जी बुखार उतर गया। 99, मैं कहा 99 बुखार नहीं होता, 99 तक जाता है जी, इससे ऊपर नहीं जाता। एक दफा 2 दफा और रिपीट की, पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गया। बैक्टीरिया का बुखार मुसलसल होता है, जैसे टाइफाइड की पिक्चर आपने देखी होती है ना। और बैक्टीरिया और टाइफाइड को मैं आगे आएगा टॉपिक, मैं उसको बताऊंगा कि मैं ये तो मैं सिर्फ आपको दवाइयां बता रहा हूँ और एक एक लाइन, एक एक चीज बता रहा हूँ कि ये है तो ये है तो ये। बुखार अगर लंबा हो जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन गुजर गए और बुखार नहीं उतरा, तो उसको बैक्टीरिया उतारेगी। ये भी ध्यान रखें कि बुखार प्रोलॉन्ग कर गया, मरीज ओ जी हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, बुखार नहीं उतरा। अदरवाइज तो वो पैनाडोल वगैरह ये वो लेते हैं तो बुखार उतर जाता है ना। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग कर गया बुखार, तो फिर आप बैक्टीरिया को नजर रखेंगे प्रोलॉन्ग टेम्परेचर में। एक दवाई है एंटीपायरिन, नहीं सॉरी, यूपिटोरियम पर्प। यूपिटोरियम पर्प को हमने बहुत जगह यूज किया और ये इसकी टिपिकल एक पहचान है। इसकी टिपिकल पहचान है कि इसके बुखार के दर्द जो होते हैं वो हड्डियों के अंदर होगा दर्द। रस्टॉक्स, डलका मारा, वो मसल का दर्द होगा। ये मरीज आके कहेगा जी मेरी तो हड्डियां भी दुखती हैं, तो देन यूपिटोरियम पर। अगर आप इतना इसको याद रखते हैं कि हड्डियों के, वो कहेगा जी मेरा बुखार हड्डियों के अंदर, मरीज आके आपको कहेगा डॉक्टर साहब हड्डियों के अंदर बुखार है। तो हमने ये हड्डियों का बुखार, आपको पता है पीछे जो वो बात पहली उसमें भी हमने बहुत उतारा। ये जो आप हड्डियों का बुखार आपका अगर डेंगू आ रहा है, इसमें हमने किया, इसको हमने मलेरिया में बड़ा यूज किया। लेकिन इसकी टिपिकल पिक्चर है कि बोन पेन विद टेम्परेचर, इसकी वो स्पाइन पकड़ी जाती है, बिल्कुल स्पाइन पकड़ी जाती है बोन के साथ। वो कह जी हड्डियां का बुखार है। अक्सर मरीज आगे आपको कह देना डॉक्टर साहब ये बुखार आम नहीं है, मेरा हड्डियां च बुखार है, तो फिर यूपिटोरियम सीधी फौरन। और ये कंप्लीमेंट्री है रस्टॉक्स की भी, ये कंप्लीमेंट आर्सेनिक रस्टॉक्स की कंप्लीमेंट्री भी है। मजे मजे ये आप आर्सेनिक रस्टॉक्स यूपिटोरियम भी कर सकते हैं। एक और दवाई है एंटीपायरिन। एंटीपायरिन हमारा एक दोस्त है डॉक्टर उस्मान साहब, बड़े यूज करते हैं, उन्होंने टेबल पे रखी हुई है। वो कहते हैं मैं तो 7 सेकंड में बुखार उतारता हूं। लेकिन एंटीपायरिन की एक साइंटिफिक अप्रोच है। एंटीपायरिन बेसिकली ल्यूकोसाइटोसिस को खत्म करती है। व्हाट इज द ल्यूकोसाइटोसिस? आपका जो व्हाइट सेल्स हैं बॉडी के, WBC, ये ऊपर चले जाएंगे और ये ऊपर कोई भी बॉडी का इंफेक्शन होगा, अपेंडिसाइटिस होगा, आपको टॉन्सिलाइटिस होगा, आपको कोई भी ऐसा इंफेक्शन होता है जिसमें ल्यूकोसाइटिस हो जाता है, उसमें एंटीपायरिन काम करेगी। और अमूमन जितने बुखार होते हैं ना, इसमें WBC रेज होते हैं। अगर आप ब्लड पिक्चर लें ना, अब साइंटिफिकली आप ब्लड पिक्चर ले लें, ESR रेज है, WBC रेज है। और WBC रेज बहुत जगह पे होते हैं। अपेंडिसाइटिस में रेज होंगे, कोलिसिस्टाइटिस में रेज हो जाएंगे, बेशुमार जगहों पे ये रेज होंगे। टॉन्सिलाइटिस में भी रेज हो सकते हैं, बेशुमार जगह ये रेज होंगे। ये ल्यूकीमिया में भी रेज होते हैं और ये ल्यूकीमिया के बुखार में भी काम आ सकती है ये एंटीपायरिन, उसमें भी ये काम आएगी। तो एंटीपायरिन आपने
आपके जहन में फौरन बुखार की भी दवाई है, लेकिन आपके जहन में साइंटिफिक अप्रोच जब आप लेंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस, आप किसी को कहें ना एलोपैथिक डॉक्टर को या पढ़े लिखे जो लोग आते हैं वो कहते हैं जी मेरा तो WBC रेज है जी, तो आप उसको कहें जी आपको तो ल्यूकोसाइटोसिस है और लिहाजा एंटीपायरेटिक ल्यूकोसाइटोसिस पे काम करेंगे। है ना मजे की बात। आर्निका, आर्निका का फेवर कहाँ होगा? इंजरी पे होगा। आर्निका भी रेस्टलेस है, आर्निका का बिस्तर उसको सख्त महसूस होता है, इसके अंदर भी रेस्टॉक की रेस्टलेस है और ये बुखार करेगा इंजरी की वजह से, और ये बुखार करेगा किसी ऑर्गन के ज्यादा इस्तेमाल करने से, मतलब वो चला ज्यादा है, उसने गला ज्यादा यूज किया है, उसने किसी बॉडी के ऑर्गन को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो फिर आर्निका का बुखार है। और ये सेप्टिकसीमिया की भी बड़ी दवाई है आर्निका, और इन्फेक्शन को बड़ा अच्छा रोकती है, एंटीसेप्टिक भी है ये आर्निका। इसलिए आर्निका जब छोटे छोटे लगती हैं तो आर्निका का इस्तेमाल किया जाता है। कैमोमेला बच्चों में और इरिटेबल बच्चों में, इसकी मैंने आपको बताया कि ये बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, उठा के फिरेंगे तो ठीक है, बुखार के दौरान वगरना इसने औदम मचाया होता है। और ये इसका एक चिक्स हार्ट रेड होगा और दूसरा पेल और ठंडा होगा। दिस इज द कैमोमेला। और कैमोमेला जाती है बेलाडोना के साथ, इसकी बनती है। कैमोमेला जाती है कल्केरिया फास के साथ। टेल्टेशन पीरियड का जब बुखार होगा, बच्चा इंटीरियर करेगा, तो आप कैमोमेला कल्केरिया फास भी दे सकते हैं उससे। अच्छा, एक दवाई हो रहा है ब्राटाकार। ब्राटाकार ग्लैंडुलर इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, थायराइड का इन्फेक्शन, ये जो पैराटाइड प्रोटेट ग्लैंड का इन्फेक्शन, मम्स। ब्राटाकार बेसिकली ग्लैंड्स की दवाई है और हम इसको कसरत से यूज करते हैं बुखार में जिन बच्चों के जिनके टॉन्सिल्स आते हैं। अब बेल ब्राटाकार हमारे पास बेताशा चलती है। एक डोज बेलाडोना एक ब्राटा के दारे 15-20 मिनट बाद पूछे बुखार उतर जाए। और हमने लोगों को ये दे के रखी होती हैं कि ये 2 दवाइयां पास रखें, जब बच्चे के ट्रांसफर होते हैं, बुखार होते हैं, एक डोज बेलाडोना की दें, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आप उसको ब्राटाकार दें, बुखार सेटल हो जाएगा, बुखार सेटल हो जाएगा। काली म्योर और फेरमफास, इन्फ्लेमेटरी बुखार, मैं कहता हूं बेलाडोना भी नहीं उतारती बच्चों का बुखार, बड़ों का बुखार बेलाडोना भी नहीं उतारती, आर्सेनिक भी नहीं होती। इन्फ्लेमेटरी में आप एक डोज दें फेरमफास 200 की और एक ही डोज 15 मिनट बाद दे दें, आप काली म्योर की बुखार उतार देगी। और यार यही 2 लोग बैठ जाए, यकीन माने, छोड़ दें बड़ी लंबी साइंस को, ये 2 दवाइयां भी बहुत सारे बुखार उतार देती हैं। और पहले जब हमने शुरू में प्रैक्टिस शुरू की थी तो हम क्या करते थे, फेरमपास 6x में और काली में और 6x में हम अच्छा, वो लोग बड़ा खुश होते थे, ये दवाई पानी में डाल दो, थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच बच्चे को पानी पिलाओ, वो भी बुखार उतार देती। लेकिन अब मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी। अच्छा, पहले पेरेंट्स भी बड़े खुश हो जी, वो पानी वाली दवाई जरूर दे देना, पानी में गोलियां हल करो, एलोपैथिक भी देते ना, ये गोलियां हल करके पिलाओ। तो ये हम पहले प्रैक्टिस करते थे आज से 20-25 साल पहले। आज तो फिर क्योंकि मैंने जब कैंट को पढ़ा तो वो कहता है आप बायोकेमिस्ट्री को जरा पोटेंसी में देख के देखें, फिर आपको कितना मजा आता है। तो फिर हम इसको 200 पे आ जाए, एक डोज देते हैं हम, एक डोज उसकी दो, एक डोज बुखार उतार देंगी। स्लेशिया वो बुखार उतारेगी जहां गले में टॉन्सिल में पस पड़ी होती है, जब पस आ जाती है। हैपर सल्फ तो स्लेशिया का यही काम है कि जहां पस आ जाएगी वहां पायरोजिनम आपकी मदद करेगी, वहां आपकी स्लेशिया मदद गई। पायरोजिनम उस इन्फेक्शन की सिविरिटी को डाउन कर देगी, स्लेशिया उस पस को खत्म कर देगी, हैपर सल्फ उस पस को खत्म कर देगी। और मैं आपको बताऊं, पायरोजिनम की एक ही कंप्लीमेंट्री दवाई लिखी हुई है, वो है ब्रायोनिया। और बाद ब्रायोनिया बड़ी फिट लगती है पायरोजिनम के बाद, उठा के बंदे को बैठा देती है, एक ही कंप्लीमेंट्री उसने लिखी है। सिड्रॉन जो है ना, ये
चाहे बुखार साल बाद आए, चाहे बुखार घंटे बाद आए, उतर गया फिर आ गया, फिक्स किया हुआ इसने टाइम। ना सिर्फ बुखार में, एनी पेरियोडिक सिम्टम जो सेम वक्त में आती हैं वो सिंड्रोम है। वो कहेगी डॉक्टर साहब बुखार उतर जाता राती फिर चढ़ जाता, वही टाइम पक्का रखा है, 9 बजे आ जाता, 10 बजे आ जाता, 11 बजे आ जाता, 2 दिन नहीं होता, हफ्ते बाद आ जाएगा, महीने बाद आ जाता। सिंड्रोम इस जो है ना बुखार का टेम्पो इसको तोड़ के रख देगा, कभी फेल नहीं होती इस पे, कभी फेल नहीं होगी आप। और जो अलामात भी वक्त मुकर्रा पर आएंगी, जो अलामात भी वक्त मुकर्रा पर आएंगी, उसमें सिंड्रोम काम करेगी। और आपको पता है सांप काटे वाला जो होता है ना, बंदा जिसको सांप काटता है, सांप काटे की भी ये दवाई है, तो वो कहता है ओ जी मुझे हर साल सांप काटता है आके, सुना है ना ये? वो सांप नहीं काटता, वो अलामात रिअकर होती हैं। और जी मैं सोया हुआ तो फिर सांप काट गया, वही अलामात काट, ये तोड़ती है सिंड्रोम। अक्सर खाते हैं, वो साल बाद सांप काटता है जी आके। मेरे गाँव के लोग अक्सर इस पे बिलीव करते हैं कि, लेकिन साइंटिफिकली क्या होता है कि आप लेक्सिस को पढ़ें, पॉइजन, वो कहता है वक्त मुकर्रर पर उसकी तकलीफात बढ़ जाती हैं। तो सिंड्रोम की फिलॉसफी समझ आ गई जी। यार किस किस्म के बुखार होम्योपैथी नहीं डील करती, आप मुझे बताएं ना, कौन कौन से बुखारों की बात करेगा कोई हमारे साथ? कोई दुनिया की साइंस इस तरह नहीं डील करती है मेरी बात। वो मैं जिस तरह डील करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे डील करते हैं, हमें पता है वो कैसे डील करते हैं, लेकिन हमारी साइंस से ज्यादा कोई बेहतर बुखार को डील नहीं करता। अगर आपने ये दवाइयां जो मैंने 15-20 दवाइयों का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप इनको जरा एक एक लाइन ये पढ़ रहा हूं ना, मैं एक एक लफ्ज पढ़ा रहा हूं, एक दवाई के साथ मैं एक लफ्ज अटैच कर रहा हूं। मैं उस दवाई की लंबी कहानी, लंबी फिलॉसफी, लंबी चीजें बता ही नहीं रहा। ये बड़ी दवाइयां हैं सारी, अपनी जगह बड़े बड़े काम करती हैं, लेकिन हम बुखार को टच करेंगे और हम बुखार बंदे को उतार के भेजना है। हमने बुखार उतार के भेजना है, हमने बुखार के लिए केस हमारा रेफर नहीं होना चाहिए भाई हॉस्पिटल में। लेक्सिस, इन्फेक्शस, टॉक्सिक, पॉइजन के जो बुखार होते हैं ना, वो कौन उतारता है? वो लेक्सिस होता है। इवन रेस्पिरेटरी फेलियर के बुखार वो कौन उतारता है? वो लेक्सिस होता है। पॉइजनस बुखार, टाइफाइड पॉइजन हो गया, मलेरिया पॉइजन हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया, नहीं कंट्रोल हो रहा, तो ये स्नेक पॉइजन बुखार उतारेंगे। ये स्नेक पॉइजन बुखार, क्रोटैलस बड़ा अच्छा बुखार उतारती है, इवन टाइफाइड भी उतारती है। जब कोई दवाई नहीं काम करती, आपकी बैक्टीरिया और सेनेक हम बहुत कसरत यूज करते, तो क्रोटैलस बहुत अच्छा उतार देती है। सेप्टिक्सीमिया को दोनों बहुत अच्छा डील करते हैं, कमाल की दवाइयां लेक्सिस हो। कार्बंकल बनते हैं और कार्बंकल बनने की वजह से बुखार आते हैं, फोड़े नहीं बड़े बड़े बनते, कार्बंकल के बुखार आते हैं। आप टेरेंटोला, बेलाडोना दें, बेलाडोना फौरन उतार देगी। क्यूबेंसिस, टेरेंटोला क्यूबेंसिस उतार देती है, खड़े खड़े उतार देती है, और खड़े खड़े यकीन माने कार्बंकल्स के पेन को रिड्यूस कर देती है, खड़े खड़े। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक कनाडा से खातून आई, उसके जो एनल पे ये बॉयल बना हुआ था और वो चीख चिल्ला रही थी। मैंने उसको कहा, मैं कहा दो इसको टेरेंटोला क्यूबेंसिस सीएम की एक डोज। वो मेरे कोच पे बड़ी मुश्किल से लेटी और मैंने 2 या 3 मरीज इधर मैंने जल्दी जल्दी देखे, तो मैंने पूछा सुनाओ, कहती ठीक हो गया, खत्म हो गया दर्द। तो टेरेंटोला क्यूबेंसिस और टॉक्सिक किस्म के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं कार्बंकल, उसकी वजह से बुखार आते हैं, टेरेंटोला बहुत अच्छा है। लेक्सिस, बेलाडोना, 3 दवाइयां याद रखें, यू टिक के लगेंगी। चाइना और चाइनम सल्फ, ये बारी के बुखारों की भी दवाई है, जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट बुखार, जिसको हम कहते हैं पेरियोडिक बुखार, जिसको हम कहते हैं सेम वक्त में बुखार, सेम वक्त में बुखार। रेपर्टरी में एक ही बड़ी दवाई लिखी है, वो है सिंड्रोम। सेम वक्त में बुखार, सेम वक्त में बुखार का आ जाना सिंड्रोम, लेकिन पेरियोडिकली
पेरियोडिकली मतलब है कि बुखार उतर जाता है फिर चढ़ जाता है, चाहे वो घंटे बाद चढ़े, चाहे वो 2 दिन बाद चढ़े, मतलब इर्रेगुलर बुखार इसको भी आप कह सकते हैं। इसको हम इंटरमीडिएट बुखार भी कह सकते हैं। ये मलेरिया से मिलते जुलते होते हैं। तो चाइनम सल्फर, चाइना आपको पता है, चाइना तो प्रूव ही एनिमल ने कहाँ की थी, किस पे की थी, मलेरिया पे की। मलेरिया की सिम्टम उसे मलेरिया जैसिस। लेकिन मैंने देखा कि चाइनम सल्फ चाइना से बढ़कर काम करती है मलेरिया में पेरियोडिकली। और मलेरिया में चाइनम सल्फ जो है, हमने चाइना का इस्तेमाल ही छोड़ दिया, हम चाइनम सल्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये दवाइयाँ कहाँ आपने याद रखनी है, मलेरिया अखबार उसमें, और या पेरियोडिकली इंटरमीडिएट, बार बार टूटता है फिर आ जाए। लाइकोपोडियम अपना खास फीचर रखती है, 1 पाउंड गर्म 1 ठंडा, और इसका टाइम है 4 से 8 बजे का बुखार था, शाम 4 से 8 बजे का टाइम। ये भी अपने ये ब्रेक करेगी, नहीं आएगा 4 से 8 बजे का बुखार। आप एक डोज दे के देखें, नहीं आएगी कोई भी अलामत जो 4 से 8 बजे के दरमियान आती है। आप लाइकोपोडियम की एक डोज देखें, नहीं आएगी, नहीं आएगी, टाइम बदल लेगा। ये टाइम बदलवा देती है, ये ठीक भी करती है, लेकिन मरीज कहेगा जी वो तो टाइम खत्म हो गया। ज्यादा तो नहीं बता रहा मैं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा ना। सल्फर पाउंड गरम। अब जब बहुत सारी दवाइयां भी आप दे चुके हैं, फर्क है, ये ऐसे इंटरकरंट भी यूज होती है। और मैं आपको बताता हूं कि एक 30 की डोज दें, सिर्फ 30 की डोज, और आप यूं एक बंदे से गप मारे और दोबारा उसे पूछे, कहेगा हाँ जी मैं बेहतर हो गया। नहीं लेगी ज्यादा टाइम, और हम ज्यादा टाइम देंगे भी नहीं। हम जिस साइंस से खेल रहे हैं, हम जिस साइंस पे कम काम करें, जिसके हम पैरोकार हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं देती। कल भी मेरे पास एक लड़का आया, और जी मेरे सर में दर्द है। कहाँ है? लेफ्ट साइड पे दर्द है। मैंने कहा इसको 2 लेक्सिस 200 की। मैंने पूछा एक मरीज के बाद, मैंने कहता जी कोई नहीं फर्क पड़ा। मैंने कहा लाइन 100 सल्फर 30 की दे। मैंने एक और मरीज देखा, मैं कहता आधा काम हो गया, मिनट 2 मिनट नहीं लगा। सल्फर 30 आपको यूं रास्ता साफ कर दे। अच्छा हाई मत दें, हाई मत दें ऐसे केसेस में। मैं देता हूँ सल्फर 1 है, मैं सीएम तक भी जाता हूँ, लेकिन जहां आपने समझा मैं फंसा हूं, मैं इसको क्लियर करना है, मैं 30 एक डोज खिला दूं, सिंगल डोज। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये मिनट 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मांगेगी। पेशेंट कहेगा मैं रिड्यूस होना शुरू हो गया मेरा, चाहे वो फीवर है, चाहे वो सर दर्द है, चाहे कुछ भी है। इग्नेशिया, इग्नेशिया बड़ी पॉपुलर है। गम के बुखार, गम के बुखार, गम के बुखार आए, इग्नेशिया उतार देगी। कैप्सिकम, सख्त जून जुलाई का महीना हो और बंदा हीटर के पास बैठा हो, दिस इज द कैप्सिकम। मैं कहता हूं जी, मेरा पहला तजर्बा था आज से कोई 25 साल पर आया। मेरे पास एक बंदा आया हाजी साहब, और वो कंबल उसने ओढ़ा हुआ है, जून जुलाई का महीना। तो मैंने कहा सब खैरियत? और नहीं जी मैं तो हीटर के बगैर, मुझे हीटर को याद उधर बैठाओ। मैंने कैप्सिकम दी 1 डोज 1 ml की। हाजी साहब ने 2 मिनट बाद कंबल उठा के परे फेंका। और उस दिन से हम कैप्सिकम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सख्त चिल 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 जो है कैप्सिकम की खासा है, और मिर्चों खाने वाले इसलिए उनके हाथ पांव जलते हैं और गर्म होते हैं, चिल। और एक और दवाई है जो सर्दी में, उसका मकाम भी बहुत बड़ा है, हेलोडर्मा। वो दरवाजों के कोने खिड़के भी कहते हैं इधर भी रुई दो, यहां नीचे से भी बंद करो, कहीं से हवा ना मुझे लग जाए। हेलोडर्मा वाला पता क्या करता है, कहीं देखता कोई शराब तो नहीं है, कहीं से हवा आ रही हो, उसको भी बंद करो। इतनी सर्दी उसके अंदर पाई जाती है। नक्सवामिका में बहुत सर्दी पाई जाती है, आर्सेनिक में सर्दी पाई जाती है, रोस्टॉक्स में सर्दी पाई जाती है, डलकामारा में सर्दी पाई जाती है, कैप्सिकम में सर्दी पाई जाती है। कहां कहां से आप पकड़ेंगे, जिधर से पकड़ेंगे आपको कभी मायूसी नहीं होगी भाई। एंटोमडार्ड यहां हमने लिखी है।
एंटम टार्ट क्यों? निमोनिया में हम इस्तेमाल करें। चेस्ट रेटलिंग, खड़खड़, एंटम टार्ट। थूजा हमने यहाँ इसलिए डाली है कि थूजा वैक्सीनेशन के जो बुखार आते हैं, बच्चे वैक्सीन लगा के आते हैं ना, बच्चे पोलियो की दूसरी, उसको बुखार हो जाते हैं, वो तो कोई दवाई नहीं तोड़ेगी, कोई दवाई नहीं जोड़ेगी सिवाय थूजा के। आप थूजा 30 की एक डोज में बुखार उसका उतर जाएगा। एनी कंप्लेन ऑफ द वैक्सीनेशन, थूजा। वराइट्रम एल्बम, कोरोना के साइड इफेक्ट हैं जो उसकी वैक्सीन उस पे भी थूजा। लगवा जी जी, थूजा। अच्छा, एक दवाई और है वराइट्रम एल्बम। इसका बुखार के साथ ठंडे पसीने और डेथ पॉइंट नजर आता है। डेथ पॉइंट आता है, ठंडे पसीने होते हैं, टेम्परेचर होता है। आप एक डोज वराइट्रम एल्बम की 1 mg की दें, यार मैं कहता हूँ मिनट से अंदर अंदर पेशेंट जो है ना वो कहेगा मैं बच गया हूँ। 1 मिनट ज़्यादा नहीं है, सेकंड्स, मिनट के अंदर ठीक होगा। इससे ज्यादा दुनिया की कोई साइंस रेस्क्यू नहीं करती भाई। और ये सारे एक्सपेरिमेंटल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हम रोजमर्रा इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और दवाई मैंने लिखी है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम बेसिकली आपने बुखारों में इस्तेमाल की है किसी ने? मिलीफोलियम, इसका बुखार कंटिन्यूस बुखार होता है, कंटिन्यूस बुखार, टूटता ही नहीं है। और ये बेसिकली फॉल हिस्ट्री की दवाई है, छत से गिरना। लेकिन छत से गिरना इसकी वजह नहीं है बुखार की, छत से गिरने पे भी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन इसका बुखार कंटिन्यूस बुखार। मिलीफोलियम सीएम की एक डोज दें, बुखार तोड़ देगा। ज्यादा लंबी चौड़ी तो कहानी मैंने नहीं गई ना। मैं एक एग्नेशिया सिर्फ 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ब्रायोनिया 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, मैं एक जलसीमम पे 3 घंटे बोल सकता हूँ। लेकिन मैं उस चक्कर में आपको नहीं डालना चाहता भाई। मैंने रेस्क्यू करवाना है, मैंने स्नैपशॉट देनी है, मैंने बुखार बंदे का तोड़ना है, मैंने बुखार तोड़ के दूसरे क्लिनिक पे नहीं जाने देना बंदे को। और मेरे होम्योपैथ सुन लें, ये दवाइयां रख लें क्लिनिक्स पे, और एक यार मैंने अलामत बताई है, एक ज्यादा तो नहीं, कई साल ज्यादा तो नहीं बताई, एक सिंगल। यू हो तो दवाई बदलेगी, यू हो तो दवाई बदलेगी। अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते कि एक दवाई की एक अलामत भी अगर याद नहीं कर सकते बुखार में पूरी दवाई में नहीं इसका कह रहा हूं, बुखार एक भी नहीं अगर समझे, तो फिर होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का कोई राइट नहीं, नो राइट। हमने आपको मैकेनिज्म बताया, बुखार होता कैसे है, साइंटिफिक वे पे समझाया कि कौन से केमिकल रिएक्शन, ये वो सारा समझाया कहाँ से। फिर हमने आपको एक समरी दी दवाइयों की। अब हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में अब शुरू करने लगा हूं, बेस मैंने आपको सेट करके दे दी है। आप अगर टॉपिक नहीं भी सुनते, ये बेस अगर आप संभाल के रखते हैं, बुखारों से आप, मैं कहता हूं आप कहेंगे लाओ बुखार वाला बंदा कोई है कोई बुखार वाला, लाए हमारे पास, हम तोड़ते हैं, लाए कोई बुखार वाला बंदा। आप जो है ना ये सिस्टम, ये अगर आप ये जो दवाइयाँ थोड़ी सी आप याद कर लेते हैं, और इतनी ज़्यादा मैंने आपके दिमाग पे बोझ नहीं डाला, और ये मेरी बरसों की मेहनत है। हम बरसों बुखार को, हमने शुरू दिन से बुखार के पीछे हम पड़े हुए थे कि बुखार को उतारते हैं, बुखार कैसे होता, क्यों नहीं उतरता बुखार। ओ जी पैनाडोल दे दें, कोई बात नहीं, फलाना दे दें जी, कोई बात नहीं। हम तो नहीं कहते दे दें इसको पैनाडोल, कभी भी नहीं मैं कहता। हम कहते हैं ले आए हमारे पास, छूटेगा। ये इतनी बड़ी साइंस है, बुखार, टेम्परेचर, फीवर। अब तो और आगे चलते हैं, तो फिर तो बुखारों की एक लंबी कहानी हम आपको बताएंगे
कि टाइफाइड का बुखार क्या होता है, मलेरिया। लेकिन ये अगर आप दवाई ना दें यार, किस्म के बुखार पे इसने शिकंजा डालना है, जैसे शेर नहीं पकड़ लेता बकरी के बच्चे को, यूं नहीं जी। अच्छा मैं थोड़ा सा और, सेप्टिक सीमिया फर्ज करे आ जाता है, अक्सर लोग आके कहते हैं जी सेप्टिक सीमिया है जी। तो सेप्टिक सीमिया क्या है कि जहां लोकल इन्फेक्शन होता है, वो लोकल इन्फेक्शन जब ब्लड में शामिल हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, सेप्टिक सीमिया। सेप्टिक सीमिया एक लाइन में मैं एक्सप्लेन में करता हूं कि लोकल इन्फेक्शन बढ़ के ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, दैट इज अ सेप्टिक, दैट इज अ सेप्टिक। अब बंदे को कील लगी है, कील लगती है ना अक्सर, तो बुखार हो जाता है, एलिडम, वो फिर ब्लड में जाएगा तो सेप्टिक सीमिया हो जाएगा। बच्चे क्या नाम है, डिलीवरी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ, बुखार हो गया, दैट इज अ सेप्टिक सीमिया। तो कोई लोकल इन्फेक्शन पास पड़ जाना या कोई लोकल इन्फेक्शन जब पेनिट्रेट कर जाता है ब्लड के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड द सेप्टिक सीमिया। और सेप्टिक सीमिया की दवाइयां आप देख, ये मैं पढ़ाया हूं ना पीछे सारी, आर्सेनिक, रस्टॉक, बैप्टिसिया, ये उसी तरह फिट करनी है आपने। कौन सी एक ऐड होगी है, यहाँ कार्बोनियम सल्फ ऐड होगी है, यहाँ क्रोटेलस कास्कावेला, ये क्रोटेलस एरिडस में पहले बता के गया हूँ, इकिनेशिया ऐड होगी है, कालीफास होगी है, म्यूरेटिक एसिड आ गई है, कैलेंडोला की बेंसल का पायरोजिनम, ये सेप्टिक सीमिया की दवाई। अब मरीज आपको आते हैं, मरीज देखें आपको एक एक लुक देनी है मरीज को, यूं नजर मारना। अब आके कुर्सी पे ही बैठा है तो कभी यूं हो रहा है तो कभी यूं हो रहा है, आप उसको ब्रायोनिया तो नहीं देंगे ना। चुप करके बैठा हुआ है, वो कहते हैं उठो चलो, तो कहते हैं अच्छा, तो फिर ब्रायोनिया तो बनती है, जलसियम बनती है ना। जब वो बैठता ही गए, कुर्सी पे इधर आ रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर है, तो आपको रेस्टलेस डायरेक्ट चले जाए रेस्टलेस पे। आप आर्सेनिक में जाए, आप रस्टॉक्स में जाए, आप ये पायरोजिनम पे जाए, ये सारी रेस्टलेस की दवाइयां हैं। आप छोड़ दें, लीडिंग सिम्टम आ गई रेस्टलेस, और वहां थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें प्यास को, डिफरेंशिएट। अब रेस्टेक्स में क्या, एक्ोनाइट है, आर्निका, आर्निका आ जाएगी, चोट लगी है, कुछ हुआ तो आर्निका, उसमें भी रेस्टलेस है। आर्सेनिक आ जाएगी, थ्रस्ट है, मेंटली भी रेस्टलेस है, जहनी भी बेचैन होगा, मतलब जहनी तौर पे भी फिट नहीं होगा, जहनी तौर पे भी रेस्टलेस होगी, फिजिकली भी रेस्ट होगी। अगर रेस्टलेस है तो आर्सेनिक लगेगी, अगर रेस्टलेस है तो रस्टॉक्स लगेगी, अगर रेस्टलेस बैप्टिसिया है, कैमोमिला, पायरोजिनम में बेताशा रेस्टलेस पाई जाती है। आपकी आर्सेनिक फेल होगी, आपकी रस्टॉक्स फेल होगी, और लिखा आप पायरोजिनम एक डोज दे दें, आप 15 मिनट बाद पूछेंगे ना, हाँ जी बस रेस्टलेस भी खत्म होगी, सुकून हो गया जी, डॉक्टर साहब कमाल होगी जी, सुकून हो गया। दिस इज द होम्योपैथी। कोई मजा आ रहा है? मजा ना आ रहा तो मैं किसी और पास चल पड़ूं। बुखार आज समझना है जी, और बुखार को हमने उतारना है। ये बुखार मुझे भी चढ़ा हुआ है, ये बुखार तब उतरेगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर बुखार उतारना सीख जाएंगे तो मेरा बुखार उतर जाएगा। अब पानी नहीं मांग रहा, फर्स्टनेस है, तो मैंने कहा जलसीमियम में सवाल करते हैं जी, पानी ने तो नेड़े ही नहीं जाता, जब पानी के नेड़े नहीं जाता तो जलसीमियम पर सीला आ गई है। अगर प्यास है, और ऐसे मरीज के जो साथ बंदे होते हैं ना, पेरेंट्स वगैरह, या साथ जो दोस्त या कोई भी घर का आया होता है, इन्होंने आपको देखा हाथ में साथ बोतल भी होगी, ये याद में रखें, पूछने की भी जरूरत नहीं होती, बोतल और दही आता है, छोटी बोतल नहीं होगी, नस्ले की उठाई होगी उसने, मतलब पहचान करनी है ना, ये डॉक्टरी है, आपने कहां कहां से मरीज को पकड़ना है। अब बोतल आई है तो फिर तो प्यास का सवाल बनता ही बनता है ना आप पे। अब वहां डिफरेंशिएट आपने ये करना है कि वो स्मॉल क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी है, या आइसी वाटर है, और अगर तो बेचैन है तो फिर स्मॉल ही है, मेरी बात याद रखें, रेस्टलेस। जो बोतल वाला आया ना अगर, तो उससे आपने ये सवाल ना पूछा ना कि तुम्हें प्यास लगती है या नहीं लगती है, कितनी लगती है, फिर तो गुनाह है यार, फिर तो बात ही खत्म, फिर डॉक्टरी छोड़ दे।
फिर मजा नहीं है, फिर मजा नहीं है। बोतल बंदे ने साथ उठाई हुई है, वो क्यों उठाई हुई है? वो जी पानी मांगता जी थोड़ी थोड़ी देर बाद, एक कुट पीसी रख देती था से नहीं क्या वो नहीं जी। तो बोतल जो ब्रायोनिया वाला होगा उसके पास बड़ी बोतल होगी, याद रखें, 1.5 लीटर वाली। और जो आर्सेनिक होगा उसके पास छोटी बोतल होगी, ये भी ध्यान में रखें यार। और मैं कितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बड़ी बोतल वाला समझो ब्रायोनिया वाला, वो जी ये तो खिंच जाता है जी, गिलास पी जाता है, दैट इज ए ब्रायोनिया। तो ये क्लिनिकली स्नैपशॉट्स हैं, यहां से आपने पकड़ना है मरीज को। और ब्रायोनिया का तो स्पोर्ट के साथ ही दाखिल होगा, खुद भी बड़ा ये मूवमेंट होगी। दिस इज द मोमेंट। ये राष्ट्र वाला तो यू एंट्री मारेगा, आर्सेनिक वाला फुर्ती में एंट्री मारेगा। और हर नंबर उसका अगर होगा ना 20, तो वो हर नंबर गुजरने के बाद एंट्री मारेगा। हाँ जी आ जावा जी, मैं नहीं बैठ नहीं जी आ जावा जी। कोई भी बीमारी है, बुखार तो पक्की बात है ना, आर्सेनिक तो उतार देगी, लेकिन कोई भी उसको बीमारी है ना, आर्सेनिक वेट कर देगी उसको। ये क्लिनिकल आपके टिप्स हैं, आप क्लिनिकली पहचानते हैं, आप चुकन्ना होके बैठे। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास जब रश ज्यादा होता है ना, मैं मरीज ज्यादा क्विक देखता हूं, फिर मैं तेजी से देखता हूं। मैं पूरे सारे 6-7 संत अपने पूरे यूज कर रहा होता हूं, और इधर खड़े हुए देख रहा होता हूं, बैठे को देख रहा होता हूं, इधर से देख रहा होता हूं, मैं तो यूं देखता हूं फिर मरीज। और है क्या मेरे पास, यही टिप्स हैं, यही चीजें हैं ना। एंट्री देख ली, रेस्टलेस है, चुप है, मैं क्या क्यों इसको पकड़ के रखा हो जी, कहीं गिरी ना जाए। ब्रायोनिया बस स्पोर्ट चाहेगा नहीं, आस्था यूं चलेगा आगे जी। इसको हम आखिर में करेंगे। हम आ जाते हैं जी पहले दिन की पैदाश, बच्चे के बुखार पे आ जाते हैं। देखिए ये मैं अभी बुखार मैंने नहीं शुरू किया, ये मैं आपको बता दूं, अब मैं शुरू करने लगूं। ये तो मैंने सिर्फ आपको क्लिनिकली चीजें बताई हैं कि आपको अगर ये भी आ जाए ना तो बुखार नहीं बचते भाई। लेकिन होम्योपैथिक साइंस इससे आगे है। वो जैसे उसने मैकेनिज्म बताया ना, पैथोफिजियोलॉजी, बुखार, हमने तो पहले आपको वो दवाइयां बताई हैं, वो चीजें बेसिस बताई हैं कि ये भी हो तो बुखार नहीं बचता भाई। लेकिन हम इसको पूरा उस अंदाज में देखेंगे। फीवर कॉज वेरी बाय एज ऑफ द चाइल्ड। वो कहता है कि ये उम्र के साथ वेरिएशन है इसके अंदर। Majority of pediatric fevers are caused by viral illness. Most are self-limited. वो ये कहता है कि ज्यादातर जो होते हैं ना, ये वायरल होते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो माँ से ले लेगा, हॉस्पिटल से लेगा कोई, तो ये घबराना नहीं है। जहां वायरसेस वगैरह आ जाएंगे ना, आप चाहे 1 दिन का भी बच्चा है, चाहे 10 दिन का भी बच्चा है, महीने का बच्चा है, आप बेसिलियम दे सकते हैं उसको, सेफ है, बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे हाँ दे सकते हैं, 1 एम दे सकते हैं। हमारे पास आते हैं ना न्यू नेटल बच्चे आते हैं, उनको जरकान होता है बड़ा सीवियर, हम चिलिड्रोनियम 1 एम की डोज देते हैं और हम कहते हैं कल हमें बताना। और कल बच्चे का जल्डस खत्म हुआ होता है, ये मैं आपको बता दूं। मुझे बहुत कम चांस होता है कि मुझे 2nd डोज रिपीट करनी पड़े। और नूर मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट 5 डेज 7 डेज के बुखार आते हैं ना, वो बाद दफा गौर करें कि मेकोनियम बच्चा पास नहीं करता। मेकोनियम फर्स्ट ट्यूब जो ब्लैक होता है, वो अगर पास नहीं करेगा और उसकी वजह से फीवर होता है और उसकी वजह से उसको फिट्स पड़ते हैं, कन्वर्जल सीजर होता है, तो एक ही दवाई है, वो है बेलाडोना। आप फौरन बेलाडोना 1 एम की या 200 की एक डोज देंगे तो चाहे 30 भी दे देंगे, बुखार भी उतार देगी, दौरा भी ठीक कर देगी, मेकोनियम भी पास आउट करा देगी।
Bacterial infections are important cause because a subset of the bacterial infection called serious bacterial infection cause a majority illness और mortality death, ये मार भी देते हैं। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बुखार है ना, ये मार भी देते हैं। नॉट डायग्नोज एनी ट्रीटेड परमानेंटली, जब आप इसको सही तरीके से ट्रीट, नमूनिया मार देता है, बिल्कुल मार देता है बच्चे को। आपने क्या काम करना है, जो हमने ऊपर दवाइयाँ आपको बताई हैं, फौरी तौर पे वो दवाई देनी है, और साथ ही यूरिन कल्चर एंड ब्लड कल्चर रिक्वायर करना, ताकि डॉक्टरी का तरीका है ना, क्लिनिकली डायग्नोज एंड फर्स्ट एड एंड एड ले ले पैथोलॉजिकली, कौन सा वायरस आ गया, कौन सा बैक्टीरिया आ गया, समझ आइए। बंदा अंग्रेज, आप 1 दिन की दवाई दें, 2 दिन की दवाई दें, साथ लाजमी कर दें, कल्चर करवा लें 2, ठीक हो गया। उसमें फाइंडेड आ जाएगी, उसके मुताबिक हम डील कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं, हमारे पास इंट्राकोकस भी है, हमारे पास इकोलाई भी है, हमारे पास क्लेमेडिया भी है, हमारे पास न्यूमोकोक्सिन भी है, हमारे पास तो सारे सोर्स हैं, और सोर्स यूं टिक टिक करके लगते हैं। ये वैक्सीनेशन से बड़ा दर्जा रखते हैं, ये मेरी बात याद रखें, ये वैक्सीनेशन से बड़ा दर्जा रखते हैं, और दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन से बड़ा दर्जा रखने वाली दवाइयां हमारे पास है। नेक्स्ट, अच्छा, यहां वो कहते हैं अब 0 से 28 दिन, पहले 28 दिन, 0 से 28 दिन बैक्टीरियल ग्रुप। अब डॉक्टरी थोड़ी सी ना अब ज्यादा थोड़ी बड़ी हो गई है, अगर वो पीछे वाली भी जो है ना आप रखते हैं तो भी काम हमारा चलेगा, फिर भी हम 80-90% बुखार होता रहेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा इसको और साइंटिफिक वे और थोड़ा सा सही एक्सपर्ट जो डॉक्टर करते हैं वो क्या करते हैं, हम उस अंदाज में चलते हैं, ठीक है जी। 0 से 28 डेज ओल्ड इन्फेंट बैक्टीरियल ग्रुप, ये पहला उसने ग्रुप दिया, ये बैक्टीरियल है, पहला ग्रुप दिया, ये बैक्टीरिया ग्रुप है। स्टेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोक्सिन पोटेंटाइज होके आ गई है, आप उसको 1 डोज दें, सेटल करेगी। उसके बाद बेला अरसेने का जो भी अलामात है उसके मुताबिक 1 डोज दे दें, बुखार सेटल हो जाएगा। कुछ समझ नहीं लगती तो कालीन और फेरमफास दे दें, लेकिन स्ट्रेप्टोकोक्सिन देंगे कभी बच्चा जो रूमेटिक हार्ट डिजीज में नहीं जाएगा। लिस्टेरिया, ये भी बैक्टीरिया है, मेरे पास नहीं है लेकिन मैं इसको आज मंगवाऊंगा। इकोलाई कॉमन, ये पेशाब के उसमें रिपोर्ट में आ जाएगी, उसकी माँ की रिपोर्ट करेंगे तो उसमें भी आ जाएगी इकोलाई। ये माँ से जेनेटल से लेता है बच्चा, इकोलाई। क्लेमेडिया, ये भी माँ से लेगा। नाइजेरिया गनोरिया, ये भी इस तरह लेगा। मोस्ट एक्वायर्ड फ्रॉम जेनेटिक ट्रैक्ट ऑफ मदर, मोस्ट, ये 28 दिन का। अब यहां देखें हमारे पास दवाइयां मौजूद हैं, हमारे पास ये सारे ग्रुप भी है, आपके पास कोई भी दवाई नहीं है, आप बेसिलिनियम दे दें, आप ट्यूबरकुलोनियम दे दें, आप सिंपल बायोकेमिक भी दे सकते हैं, काली मिर्च फेरमफास दो, आप इन्फेक्शन को रोकने वाली बैक्टीरिया दे दें, बुखार उतर जाए, बुखार उतर जाए। आप बच्चे के पाँव पे हाथ रखते हैं, पाँव ठंडे हैं, आप बेलाडोना दे, बुखार उतर जाए, और साथ आप डायग्नोसिस बना लेंगे। अब वायरल है, वायरल में हर्पिस सिंप्लेक्स आता है, इन बच्चों में बहुत कॉमन है।
और ये भी कहां से आता है? जेनेटिक ट्रैक ऑफ द मदर। इंट्रोवायरसेस, इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन होता है इनमें। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके लिए जो कंसल्टेशन इस लेक्चर में है, आपको दुनिया का बेहतरीन स्पेशलिस्ट इसमें कंसल्टेशन है, और इसमें बेहतरीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी साथ कंसल्टेशन में है। दिस इज नॉर्मल होम्योपैथी, दिस इज द डीप होम्योपैथी। जो लेक्चर हम डिलीवर आपको कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस हम आपके शेयर कर रहे हैं, ये आम एक्सपीरियंस नहीं है। जो वायरस को नहीं मानते, जो बैक्टीरिया को नहीं मानते, जो फंगल को, पैरासाइट को नहीं मानते, ये बड़ा ही, और ये होम्योपैथी का खासा था। हनीमन ने कहा कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, उसने मैथमेटिक थ्योरी दी है। दिस इज इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन है, और आपके पास इन्फ्लुएंजियम का भी निचोड़ मौजूद है, इन्फ्लुएंजियम। और अगर आपके पास नहीं है तो बैसिलियम है। ट्यूबरकुलोनियम इन्फ्लुएंजा को मार देती है, ट्यूबरकुलोनियम मार देती है, बैसिलियम मार देती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब 1 से 3 महीने तक, 28 दिन थे ना, उससे आगे चले हम। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया है, वो वायरस था जिसका हमने पीछे जिक्र किया, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस, ये इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, ये डिफरेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस उधर भी था, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमाई है। नाइजीरिया इधर भी आ गया है, इकोलाई भी आ गया है, नीचे वायरल आ गए, वेरोसीला, चिकन पॉक्स का जो वेरोसीला, इंट्रावायरसेस और इन्फ्लुएंजा। फिर यहाँ आ गया, वायरस में दोबारा नीचे आ गया, ऊपर बैक्टीरिया में आया, वो और चीज है, ये और चीज आ गई। और ये इसके सारे हमारे पास निचोड़ दिए, लेकिन आपने जो सेकंड ग्रुप में हमने दिया था उस पर भी फोकस करके देंगे। अब वो आके क्या कहता है, इन्फ्लुएंजा में या ट्यूबर स्ट्रेप्टोकोकस, एक एक डोज यूज करनी है आपने, एक एक डोज यूज करनी है। और बाकी कोई अलामात आपको नजर आती हैं, चाहे वो बेलाडोना की है, चाहे ब्रोनिया की है, चाहे एल्सेना की है, चाहे काली में और फेरो, कुछ भी है, आपने एक एक डोज उसकी देनी है, बुखार सेटल हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा। 3 साल, 3 महीने से फिर आगे 3 साल तक। बैक्टीरियल क्या, स्ट्रेप्टोकोकस देखो कहां चल रहा है, सारे चल रहे हैं ना। स्ट्रेप्टोकोकस बहुत कॉमन चल रहा है, 0 से लेके आगे चल रहा है, सारे हर सेशन में आ रहा है। इन्फ्लुएंजा आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, नाइजीरिया यहां फिर आ गया, इकोलाई भी आ गया, और वायरस वायरोसीला और वो सारे इसमें नीचे आ गए, और हमने इसको उसी तरह एड्रेस करना है। अब 3 से 36 बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकस फिर आ गया, और न्यूमोनियाई आ गया, इसमें मंजीडाइटिस आ गया, ये भी बैक्टीरिया है। इकोलाई आ गया, ये कॉमन आएंगे 3 महीने से लेकर 36 3 साल तक। वायरल में वायरोसीला आ गया, इन्फ्लुएंजा आ गया, मोनो न्यूक्लियोसाइज आ गया, रोजीला आ गया, एडिनोवायरस आ गया, और नोरवक वायरस आ गया, और एक्साकी वायरस आ गया। ये वायरसेस है, और इस वायरसेस की हम कलेक्शन पूरी करें। अगर आपके पास ये नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस बहुत कॉमन है, आप बैसिलियम का इस्तेमाल करें, आप ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल, वो भी इसको खत्म कर दें। नेक्स्ट चलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस काजेज आ जाएंगी। ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर आ गया, लिम्फोमा, लिम्फ का कैंसर आ गया, न्यूरोब्लास्टोमा, ये भी कैंसर है, विल्म्स ट्यूमर्स हैं, ये जितने भी ट्यूमर हैं, ये सारे बुखार क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे, जब आपकी ये ऊपर डायग्नोसिस नहीं बनेंगी, तो फिर आपने अपनी अप्रोच चेंज कर लेनी है कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, कि कैंसर तो नहीं है। आपने एकदम पिक्चर लेनी है उसकी ब्लड सीपी की, अगर हायर पे जा रहा है WBC और बाकी जो है नीचे आ रहे हैं, तो आपने बोन मैरो रिक्वेस्ट कर देनी है, और आप डायग्नोज होकर केस आ जाएगा।
साथ आप ट्रीटमेंट जारी रखें, तो थोड़ा ट्रीटमेंट जारी रखें, बोझ ना डालें, ट्रीटमेंट जारी रखें, साथ रिक्वेस्ट भेजें। ये मैं इसको खोल रहा हूं ताकि जो लोग हैं उनको पता चले कि